गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर है मिक्स वेज सा पढ़ाएंगे कुछ आज। दैट मीन्स एक टॉपिक तो एलिमिनेटेड है सिलेबस से, बट क्या करें उसके बगैर आगे का काम चलेगा नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वाले ध्यान रख से देखें बेटा इस चीज़ को। और उसके बाद वही चीज़ जिसका हमें बहुत लंबे टाइम से इंतजार था बेटा, इस चैप्टर की बैकबोन डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बैठने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर ध्यान रखें, न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा, नहीं मिले तब भी करिए ना, डेरिवेशन मिलेगा नहीं, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बट न्यूमेरिकल पक्का आएगा। अब देखो बेटा, इस तक पहुँचने से पहले एक चीज़ ले लेते हैं, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो दैट मीन्स रेशियो क्या है, अप एंड डाउन सेम क्वांटिटी आर देयर। रेडियस रेशियो इसका मतलब रेडियस अपॉन रेडियस। अब किसकी लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज ए रेडियस रेशियो। बच्चा रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन आर द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, सो R positive acts as the radius of cation and R negative acts as the radius of a anion. Positively charged particle are known as cation and negatively charged particle are known as a anion. सबसे important बात आपको दिख भी जाएगा, radius ratio is directly proportional to size of an atom. साइज के साथ रेडियस का तो जवाब आता है, हमें ना 3 स्टेप चलेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ईच एंड एवरी वन नो अबाउट एटम। एटम इज द स्फेरिकल, एटम स्फेरिकल है। स्फीयर में मैथ की टीचर बोलती थी स्फीयर या सर्कल के लिए रेडियस क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर आउटर सर्कमफेरेंस। इसका मतलब जो भी चीज़ स्फेरिकल है, स्फेरिकल का साइज फाइंड आउट करना है तो रेडियस निकाल लो। इसलिए लोग कहते हैं ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर इज द साइज, जितनी रेडियस बड़ी होगी उतना ही साइज बड़ा होगा। अब क्या कर रखा है उन्होंने बेटा, अलग अलग कैटायन और एनायन का पैरामीटर देके आपको न्यूमेरिकल निकालना है। दैट मीन्स आपसे कह दिया जाएगा कि कैटायन इतना है और एनायन इतना है, तो आप क्या करेंगे, आपको फिर सिंपल सी बात करनी है। सपोज कैटायन और एनायन का रेशियो निकालने के बाद आंसर आपका 0.155 से 0.225 के बीच में आ रहा है। बहुत काम की चीज़ है, एक मास्टर की है आपके पास, देखो कितने कंसेप्ट ओपन करेगी। मतलब रेडियस रेशियो आपका 0.155 से 0.225 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, पक्का स्टैंडर्ड है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो वहाँ पर ज्योमेट्री या तो प्लेनर होगी या ट्राइगोनल होगी, फिक्स है। और एग्जाम्पल B2O3 जैसे, यानी कि B2O3 भी है और B2O3 जैसे भी है। आई रिपीट अगेन, इफ रेडियस रेशियो इज कम्स आउट इन बिटवीन द रेंज 0.155 to 0.225, देन बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी द 3। एंड एज आई टोल्ड यू, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है देन ऑल द 3 कॉर्नर्स मस्ट बी डिसाइड देयर शेप एंड ज्योमेट्री, हेंस आइदर द ज्योमेट्री इज प्लेनर और ट्राइगोनल। सेकंड करते हैं, अगर मान लो स्टेटमेंट दे दी आपको बेटा और कैटायन और एनायन का साइज आंसर आपका 0.225 से 0.414 के बीच में आ गया, मान लो इतना। अब अगर आप मुझसे कहें, सपोज करो कि 0.348 आ गया, ये आंसर आया आपका किसी भी न्यूमेरिकल में, तो अगर आंसर 0.348 आया तो आप मैच करो, ये टेबल में कहाँ एडजस्ट होता है, ये इस जगह जाकर के एडजस्ट होता है। अगर इस जगह आकर के एडजस्ट हुआ है 0.225 से 0.414, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिंक सल्फाइड जैसा क्रिस्टल होगा। उसके बाद इसी तरह से और आगे 0.414 से 0.732 तक अगर कहीं आंसर आ रहा है किसी का भी कभी भी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पक्का 6 होंगे। एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज देयर, वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, NaCl बहुत पॉपुलर है, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। और बेटा अगर 0.732 से 1 होल नंबर आ गया, 1 में कभी कभी दिक्कत आती है। 1 के पैरामीटर देखो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो कभी कभी 1.008 आ जाएगा, 1.011 आ जाएगा, 1.013 आ जाएगा, और कभी कभी 1.1001 इस तरह से आ जाए। तो पता है क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, सिंपल, ज़्यादा क्रिटिकल मत करना, फिजिक्स नहीं है केमिस्ट्री है, अंदाजा सा लगा करके इतना। और दूसरी एक बात और भी ले लीजिएगा, अगर मान लो 0.998 तक आ रहा है तब भी राउंड ऑफ करके 1 ही मानना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह की ज्योमेट्री आ रही है तो BCC अरेंजमेंट होगा, वहां पर बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा, और एग्जाम्पल आएगा CS सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि अगर
एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आया है, बहुत ध्यान से चलो मेरे साथ, देखो कहाँ पहुँचाऊंगा। अगर एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई, 0.998 आ गई और हमने उसको 1 माना है, या 1.00 था और हमने उसको 1 माना है, तो दीज टाइप ऑफ impurities will indicate that imperfection must be arise inside the crystal। इसका मतलब पक्का आपके क्रिस्टल सॉलिड के अंदर imperfection आ गई, impurities आ गई है। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे हम किधर जाएंगे। कल की वीडियो हमें सीधा सीधा इम्प्योरिटीज इनसाइड द सॉलिड्स लेकर के जाएगी, सॉलिड क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज। कल कोई भी मुझसे ये नहीं पूछेगा व्हाई इम्प्योरिटीज आर फाउंड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में इम्प्योरिटीज क्यों आई, इसका जवाब कोई नहीं पूछेगा, कल आज ही बता दिया है। दैट मीन्स अगर किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज है, हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ यू डायग्नोस इट, पता चल रहा है। रेडियस रेशियो निकाल के देख लो, जिसका भी रेडियस रेशियो एग्जैक्ट नहीं आया, इसका मतलब पक्का वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज है। आइएगा बेटा, नेक्स्ट आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो साथ साथ रेडियस रेशियो का रिकॉर्ड में रह जाएगा आपके पास। आओ अब डेंसिटी नोट करते टाइम भी मैंने आज के उसमें बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है हमारा आज का डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ये जब भी टाइटल चलेगा ना तो आपके ब्रेन के अंदर ये वाली चीज़ जरूर ओपन होनी चाहिए, यूनिट सेल। अब वो यूनिट सेल में फिर है ना, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर होते हैं, सर वी हैव द प्रॉब्लम। आपने लिखा है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, विच काइंड ऑफ यूनिट सेल आर देयर, कौन सी यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, एससीसी की करेंगे, एफसीसी की करेंगे, बीसीसी की करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक साथ 2 जगह इंट्रोड्यूस होगा ये वाला डेरिवेशन। दैट मीन्स एक तो खुद डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल निकलेगा, दूसरा गाइज हमारे पास जर्नली इंट्रोडक्शन आता है सॉलिड्स में कि एससीसी में पर कॉर्नर पार्टिकल्स कितने हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, वो सारी बातें आज हमें इस फॉर्मूला से मिलेंगी। चलो छोटे थे तो मैथ की टीचर बोलती थी बेटा डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, आज भी वही है, डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मामला ये आ रहा है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालेंगे, तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, रेशियो ले लो, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कल वाले में बार बार बोल रहे थे एज लेंथ कितनी है, ये सारे एज है, एज लेंथ हमारे पास ए है, ये भी ए थी, कल वाले तीनों के तीनों डेरिवेशन। तो गाइज लेट एज लेंथ ए सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, और एल का काम कौन कर रहा है, ए, सो ए तो ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। याद रखें बच्चा, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहेगी न्यूमेरिकल्स में, सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है तो आप इंटर रिलेट कर देंगे यूनिट को, पिकोमीटर मिलेगा, फर्मी में मिलेगा, या फिर मीटर मिलेगा, बट आपको डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में लानी है। अब देखो वॉल्यूम पहले निकाल ली सेंटीमीटर क्यूब में, मास ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल इंटू मास ऑफ द ईच एटम। अगर आप मुझसे कहें सर सिंपल बताओ, तो बेटा यूनिट सेल को क्लास मानो, पूरी क्लास मानते ही जवाब आता है सर आपने लास्ट वीडियो में बोला था क्लास इज नॉट ए क्लास, क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एट दैट स्पेस। मतलब क्लास नहीं है, क्लास सब बच्चों से मिलकर के बनी है, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल फॉर देयर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही है, अगर क्लास का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास ऑफ ए सिंगल स्टूडेंट इनटू मल्टीप्लाई द, देखो मास ऑफ ए सिंगल स्टूडेंट इनटू मल्टीप्लाई द टोटल स्टूडेंट्स नंबर। आप या फिर एक काम कर लो, टोटल स्टूडेंट्स के नंबर इनटू मास ऑफ ईच एटम, क्योंकि हमारा एटम हमारे स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट का मास मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर। बच्चा नंबर ऑफ एटम इन द 1 यूनिट सेल, यानी कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स, इनटू मास ऑफ ईच एटम, यानी कि मास ऑफ ईच स्टूडेंट। हो गया, टोटल मास आ जाएगा मास ऑफ द यूनिट सेल। किससे देंगे, केमिस्ट्री के अंदर नंबर जब भी आता है नंबर को जेड से लिखते हैं, और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा एरो इंडिकेट किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करवाएगा। कैपिटल M इज द मास ऑफ द यूनिट सेल, Z इंटू स्मॉल m मास ऑफ द यूनिट सेल्स के बराबर लेकर के आएंगे। कैसे निकलेगा, अब Z का बाद में हिसाब करेंगे, पहले स्मॉल m को ले लेते हैं। ये पढ़ा आपने, मास ऑफ ईच एटम, एटॉमिक वेट बाई एवोगैड्रो नंबर, याद है आप लोगों को छोटी क्लासेस में बोलते थे M इज इक्वल टू कैपिटल M बाई N नॉट।
तो आज हमने मास ऑफ यूनिट सेल निकाला है, पूरी वाली में एक बोल दूं z इंटू स्मॉल m। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई बेटा, कैपिटल M अपॉन n नोट, याद रखिए कैपिटल M अपॉन n नोट। n नोट की वैल्यू न्यूमेरिकल में देगा नहीं, n नोट एवोगैड्रो नंबर है, सबको याद होगा एवोगैड्रो नंबर कितना, वही है जितना आप समझ रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻22 या 23, डेसिमल आगे पीछे कर लेना। तो z इंटू एम एवोगैड्रो नंबर गिफ्ट है, आपको खुद रखना है। तो डेंसिटी आ गई z इंटू एम अपॉन एन नोट इंटू ए क्यूब, आपको एज लेंथ दे देगा, एलिमेंट सॉरी क्रिस्टल्स का नाम बताएगा, NaCl है, KCl है, Ag है, AgCl है, तो वो तो m आप यहाँ से निकाल लेंगे, एन नोट एवोगैड्रो स्टैंडर्ड हो गया, ए उसकी एज लेंथ से आप कैलकुलेट कर देंगे। अब सारी प्रॉब्लम आ गई जेड की, बेटा फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लो, न्यूमेरिकल में यही पूछा जाएगा, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नोट इंटू ए क्यूब। सबसे बड़ी बात, जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ बैठने वाले सब लोगों को पता है, हमने SCC, BCC, FCC, ECC सब कुछ पढ़ा है हमने। तो अगर ये सारी अरेंजिंग हमने पढ़ी है तो आज बात ये आएगी कि जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चा SCC ए टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स, रिवाइज करवा रहा हूँ, ए टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूट, डेफिनेशन ही क्लियर करेगी, इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर है, और एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो फिर हमें ना वो जो रोज बोलते हैं वही बात आती है, सर विद इन ए क्यूब 8 कॉर्नर 6 फेस, ये याद रख ले, रट ले ये बात, 8 कॉर्नर 6 फेस। तो बच्चा सिंपल क्यूबिक सेल में देखो 8 कॉर्नर है, 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अफेक्ट 1/8 इंटू 8 कैंसिल 1। तो वैसे भी आप जब भी एक क्यूबिक सेल को देखोगे तो उसके 8 कॉर्नर पर एक ही कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये 1 है ना, ये z है, ये 2 है, ये z है, ये भी z है, ये z है। तो पता है क्या होगा, जब आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो z की वैल्यू भी नहीं मिलेगी, आपको स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी न्यूमेरिकल की, AgCl is present in, suppose AgCl is present in BCC arrangement, Z की तरफ इशारा कर गया। Any crystal XY is present in SCC arrangement, एक क्रिस्टल है XY और वो SCC अरेंजमेंट में है, तो बच्चा इंडिकेशन दे तो दी, Z की वैल्यू 1 रखनी है। अब BCC के लिए देखो, बॉडी सेंट्रल, ये डेफिनेशन याद दिला रहा हूँ, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। जैसे मैं बोलूंगा ना कॉर्नर, आपके बाद 1 मिनट में कंप्यूटर की फुर्ती से आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉर्नर पर बोलते 1/8 इंटू 8 एंड हाफ इन द ईच फेस, और अभी बोला गया था कितने, हाफ इन द ईच फेस, प्लस ये कह रहे हैं आपके पास, सॉरी यहाँ आ रहे हैं आप FCC में, पहले FCC बता रहे हैं, 8 को प्रेजेंट एट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर 1/8 इंटू 8 प्लस 1 प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ ईच फेस, हाफ ऑफ ईच फेस कितने हैं, 6, 2 3 जा 6, तो देखो 1 और 3 4 आर देयर। अब अगर आप जब भी बुक में देखोगे ना न्यूमेरिकल में, क्रिस्टल का नाम FCC बताएगा और FCC करते उसके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में Z की जगह पर 4 रखे मिलेंगे। फिर आप देखोगे 4 कहाँ से आए, बेटा 4 आए, FCC है इसलिए 4 आए हैं, 8 इंटू 1/8, 1 तो कॉर्नर पे आ गया, 6 फेस है 1/2 इंटू 6, ये 2 3 जा 6, 3 और 1 4, तो Z की वैल्यू तो 4 आनी है। अब अगर आप BCC की बात करें तो बॉडी सेंट्रल की डेफिनेशन सुनो, 8 आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, सर 1 हो गया, हाँ बिल्कुल सही है, 8 इंटू 1/8 एंड 1 प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल, और एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बॉडी डायगोनल पर है, तो 1 + 1 2 आ गया। अब बताओ मुझे Z की वैल्यू 1, SCC कई बार तो 1 मार्क्स में यही पूछता है, SCC Z की वैल्यू 1 है, SCC अरेंजमेंट होगा, Z की वैल्यू 2 है, BCC अरेंजमेंट होगा, Z की वैल्यू आपके पास 3 और 1 4 है FCC में, तो FCC होगा, और ECC करें तो एंड सेंट्रल, ईच एंड एवरी क्यूब हैव द 2 एंड, बताया था आपको, या तो हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में, तो क्या आएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 2 डायरेक्ट, तो हमारे पास 1 + 2 = 3। आई होप कि आपको Z की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी बेटा, फॉर्मूला आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जरूर कर लें एक बार। थैंक यू।